नमस्कार, सस्य अमला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे एक पूर्व के वक्ता जो राजनीतिक ह्रास, सामाजिक समरसता आदि पर वार्तालाप करते रहे हैं, उन्होंने एक पत्र जारी करने का काम आज करेंगे, जिसका नाम है न्यूनतम साझा कार्यक्रम की राजनीतिक रूपरेखा यानी चुनावी विमर्श का मसौदा। यह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों को एक आईना दिखाने का प्रयास आम लोगों के तरफ से, आम लोगों के प्रतिनिधित्व करते हुए ये जारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल को ये सौभाग्य मिला है कि इनके इस पत्र को जारी करने में इन्होंने मेरे ही चैनल को चुना है। तो आप लोग इन्होंने जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम चुनावी विमर्श का मसौदा को तैयार किया है, उसके बारे में डिटेल से अक्षय कुमार जी से ही चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि जनता के किन समस्याओं को लेकर इन्होंने साझा कार्यक्रम जारी कर रहे हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आप सबको भी ये सहयोग के लिए, यह जो एक बुनियादी काम है चुनाव के पहले, इसमें आप लोग का लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। सर, आप बिहार में विधानसभा चुनाव निकट में है और आप एक उसको देखते हुए न्यूनतम साझा कार्यक्रम चुनावी विमर्श का मसौदा एक पत्रक तैयार किए हैं जो 16 पेज का है और आप उसे जनता के नाम उसे देना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि मैं आपके इन समस्याओं को लेकर के सभी पार्टियों को होशियार, सावधान करना चाहता हूँ। तो सर, आप अपने इस पत्रक को हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये ऐसा अभी जो यह पत्रक है, ये बाद में इसका मुद्रित रूप, इसका छपा हुआ जो ये है प्रति भी हम उपलब्ध हम लोग कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के दौर में एक विधानसभा के चुनाव में करोड़ों रुपए, जहां लोग कई करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वहां आप देखेंगे कि जनता के मौलिक जो सवाल हैं उनको उठाने के लिए, उनको व्यवस्थित ढंग से लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के सवाल को लेकर के जो परेशानी होती है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, श्यामल जी आप भी समझते हैं और लोग भी जानते हैं कि हम लोगों की यह योजना, चूँकि जब हम लोकसभा चुनाव हुआ 24 में, उस समय पहली बार लोक घोषणा पत्र करके हम लोगों ने ये किया। आज आपके इस चैनल पर इस प्रस्तुति के पूर्व 1 घंटा पहले अभी सभी राजनीतिक दलों को PDF फाइल से उन लोगों को हम लोगों ने भेजने का काम किया है। उनकी प्रतिक्रिया आएगी नहीं आएगी, प्रतिक्रिया आती है या उसके संदर्भ में कोई वो विमर्श भी बातचीत शुरू करते हैं कि नहीं, ये बात की बगैर चिंता किए हुए, क्योंकि एक जो आम जनों के बीच में एक सवाल यह लगता है कि सवाल पूछेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं कि अच्छा ये जो आप कर रहे हैं आप लोग एक समूह, क्या ये मसला होगा? तो यह नहीं है, यह इसकी तैयारी कोई घर में और लाइब्रेरी में बैठ कर के चीज़ें नहीं हुई। हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 24 में इसके ठोस रूप दिए गए थे, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। वह 8 पृष्ठ का हम लोगों ने तैयार किया था और उसकी प्रिंटेड प्रति लोगों के बीच में और राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध चीज़ें कराई गई थी। उसके जो प्रभावकारी परिणाम होने चाहिए थे वो नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने फिर अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अभी 7-8 महीने बाद होने वाला है,
उसके पूर्व हमको लगा कि आप हम लोगों को कि हम लोग उसको और थोड़ा बेहतर ढंग से, और जो समस्याएं, जो चुनावी जो राजनीतिक दल हैं उनके पैंतरे तो शुरू हो गए हैं, और उन पैंतरों को ठोस रूप देने में जितने राष्ट्रीय जो मीडिया के तंत्र हैं वो लगे हुए हैं। बड़े नेता आ रहे हैं और मीडिया के तंत्र जो बहस करवा रहे हैं, और राष्ट्रीय मीडिया तंत्र नहीं, अब तो बड़े बड़े जो आपके तरह से अमल जी जो यूट्यूब है उनके स्तर पर भी जो बहसों का आयोजन हो रहा है, उनकी प्रकृति आप देखेंगे तो उसमें मुद्दा गौण है। उसमें किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, किस दल का मुख्यमंत्री होगा, सत्ताधारी अगर जो गठबंधन है तो उसमें उसके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन किस चेहरे के नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, और विपक्ष जो महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन की जो लोग बात करते हैं उनके यहाँ भी यही चर्चा है। और जनता के जो बुनियादी सवाल हैं वह पूरी तरह से आज ही गौण हो गया। अब तो 2-3 महीने बाद रेवड़ी वितरण यही बोलता है, मीडिया के लोग भी बोलते हैं और राजनीतिक दल भी बोलते हैं, और हम लोग सुनते भी हैं बहुत धैर्य से। हम लोग अभी तक यह नहीं सवाल कर पाए हैं कि रेवड़ी वितरण आप लोग मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली तक हम लोग देख लिए कि रेवड़ी वितरण और हमारे जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं उनका क्या रिश्ता है, उसका क्या लेना देना और सरोकार है। और अभी भी जो चीज़ें हो रही हैं इस बात को भुलाने के लिए अभी किस चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा वह माहौल लोग बना रहे हैं, मीडिया के लोग और राजनीतिक दल। ऐसी स्थिति में हम लोगों की एक रचनात्मक पहल है कि 3-4 महीना अभी वक्त पड़ता है, हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसमें आप जैसे जो लोग हैं इनका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और यह 16 पृष्ठ का यह जो प्रतिवेदन है, चुनावी जो विमर्श का मसौदा तैयार हम लोगों ने किया है, यह 16 पृष्ठ का है और यह 15 सूत्री जो है, इसके मुद्दों को हम लोग उठाने की जो कोशिश किए हैं वह 15 सूत्र है। और इस पूरे जो 15 सूत्र हैं इस मसौदे के, इसमें कहीं भी कोई वादा घोषणा जैसी चीज़ें नहीं हैं, चूँकि यह देख लिया है, हम लोग जानते हैं, बिहार और पूरे देश के लोग जो जानते हैं कि ये लोग जो ठगबनीजी करते हैं चुनाव में, चुनाव को जो लेन देन का धंधा बना दिए हैं, चुनाव से जिससे हमारा भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा और हमारे जो भविष्य है वह अंधकार में होगा। इस स्थिति में अब जो वादे और घोषणाएं हैं जो आगे रेवड़ी वितरण में किया गया है, बिहार में वह शुरू नहीं हो और वह कोई हिम्मत नहीं कर सके, इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इसको तैयार किया है कि अगर बिहार सचमुच में एक रचनात्मक दिशा देने वाला राज्य है, जहाँ की मोहनदास करमचंद गांधी आने के बाद महात्मा गांधी होकर लौटते हैं, यही संपूर्ण क्रांति का संदेश भी दिया जाता है। और ये सारे लोग महात्मा बुद्ध की चर्चा करते हैं, दूसरे लोगों की चर्चा, हम वैशाली के लोकतंत्र की भी चर्चा करते हैं। इन सारे चीज़ों में एक बार फिर हमको लगता है कि हम लोग इसी उद्देश्य के साथ कि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है यह जन दबाव से राजनीतिक दलों के सामने वह राजनीतिक स्थिति पैदा करें जिसमें रेवड़ी वितरण की बात बंद करो और मुख्यमंत्री के चेहरे और उसके किसके नेतृत्व में चुनाव होगा इसकी भी बात बंद करो। कौन से दल, कौन से जो गठबंधन है उसकी जो के पास कौन सी कार्य योजना है, किस तरह की नीति है जिसके माध्यम से यहाँ के जो नौकरी के सवाल हैं, पलायन के मसले हैं, भ्रष्टाचार के मसले हैं, अपराध के मसले हैं, अन्याय जैसे सवाल हैं, इन सवालों के समाधान के लिए और विकास की हमारी नीति और उसके रूपरेखा और उसका परिप्रेक्ष्य क्या होगा, इन सारे सवालों को के जवाब को हम लोग संक्षिप्त रूप में इसमें संकलित करने, समेटने की कोशिश हम लोगों ने किया है। हमको लगता है कि ये जो 15 सवाल हैं इसमें इस पर अगर थोड़ी चर्चा हम लोग
थोड़ी थोड़ी चर्चा, विस्तार से चर्चा आज तो संभव नहीं है, बाद में हम लोग इस पे विस्तारित बातचीत भी करेंगे समय समय पर। हमको लगता है कि इन पर भी अगर आपको लगता है कि इस पर चर्चा हो तो इन चीज़ों को देखा जाए। यह जो अभी आपने जारी किया चुनावी विमर्श का मसौदा, उसमें आपने कहा कि 15 सूत्रीय योजना है, तो इसके जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जो पहला कार्यक्रम है दार्शनिक पक्ष का, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम सबसे पहले हम लोगों ने जो बहुत मंथन के बाद, वह वैचारिक मंथन लगातार जो काम भी कर रहे थे और चर्चाएं भी हो रही थी, उसमें लगा कि यह अभी मीडिया और राजनीतिक दल और बुद्धिजीवियों के माध्यम से चुनाव को दलितवाद, गैर दलितवाद, पिछड़ा, गरीब सवर्ण गरीब, इस तरह के जो जुमलेबाजी हैं इसमें फंसा दिया गया और राजनीति को पूरी तरह से निर्जीव और सुस्त बना दिया गया। वह लगता है कि वह नौकरशाही केंद्रित वह व्यवस्था है और उसका कोई मनुष्य के जो संवेदना और चेतना है उससे कोई रिश्ता नहीं। इसलिए हम लोगों का पहला जो सूत्र है कि हम राजनीति को दार्शनिक नज़रिए से देखें। दार्शनिक नज़रिए से जब हम लोग कहते हैं और लिखते हैं, तब उसमें यह कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, सवर्ण कोई भी जो व्यक्ति है वह मनुष्य है और उसी के जो मनुष्यता है, आदमियत है, इंसानियत है, उसमें राजनीति की भूमिका, जो चुनाव होंगे और जो चुनाव में जीते या हारें, उन लोगों के समक्ष कौन से प्रोग्राम हैं जो अभी के मनुष्य हैं, जो दंगे और हिंसा, भ्रष्टाचार से प्रभावित हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में बच्चों की जो रुचि का ह्रास हुआ है, जब वह नौकरी करने जाते हैं तब वह गरिमापूर्ण रोजगार की बात नहीं करते हैं। इस तरह के जो सवाल हैं, इन सवालों का अगर हम अस्थायी समाधान खोजते हैं, तब राजनीति के जो दार्शनिक पक्ष हैं, दार्शनिक पक्ष का मतलब राजनीति को नए समाज के निर्माण की विधा, राजनीति और कुछ नहीं है, और बेहतर इंसान कैसे बने, इसकी जो नीतियां हैं और कार्यक्रम है वही राजनीति है। और उसी को पर हम लोगों ने इस पर ये छोटा सा प्रयास किया और उसको प्रस्तुत किए हैं कि सबसे पहले जब आपसे कोई चुनाव की बात करें, चाहे वह राजनीतिक दल हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, बुद्धिजीवी हों, तब आप पूछें और आप सवाल करें, यह संवाद शुरू करें समाज के अंदर कि इस चुनाव में किसके पास और बेहतर समाज बनाने के लिए, एक तार्किक इंसान बनाने की कौन सी योजना किसके पास। यही इसका दार्शनिक पक्ष का मतलब है। और इस बात की थोड़ी चर्चा हम लोगों ने की है कि जैसे ही वह चर्चा शुरू होगी, तब ये जो भी विमर्श अभी जो चल रहे हैं यह बंद होगा और एक नया चुनाव के बारे में बातचीत का नया विषय प्रसंग खड़ा होगा और माहौल बदल जाएगा, रचनात्मक माहौल बदलेगा। सर, आपके जो मसौदा है चुनावी विमर्श का, उसमें दूसरा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत आपने रखा है दृष्टिपक्ष। ये दृष्टिपक्ष क्या है? यह दृष्टि जो पक्ष कहें उसको पथ कहें। हम अभी जब बात कर रहे थे तो लोगों को लग सकता है, जो आम जन हैं या राजनीति करने वाले, सामाजिक काम करने वाले, उनको लग सकता है कि ये सब तो महात्मा जो लोग हैं वो प्रवचन करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं दृष्टिपथ की बात कि इसी में उसके बाद, क्योंकि जब हम राजनीति के दार्शनिक पक्ष की बात कर लेंगे कि चुनाव हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह चुनाव वैसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव होगा जो चीज़ों को बेहतर इंसान बनाने के नज़रिए से काम करेंगे। अब उनके काम करने की योजना क्या होगी?
कैसे काम करेंगे, उसकी समझ उन लोगों को है कि नहीं। आकर के सब लोग कहेंगे कि हाँ 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 हाँ, हम भी तो ऐसा ही चाहते हैं, एक नया समाज चाहते हैं जिसमें इंसानियत हो, सब लोग, चाहे वह दलित हों, वह पिछड़ा हों, सवर्ण हों और दूसरे भी लोग हों, जो भी, वह सब लोग इंसान है और इंसान के तरह भाई सद्भाव और शांति से लोग जीवन यापन करेंगे। ये सब लोग वादे और घोषणा फिर कर सकते हैं, लेकिन वहीं जब हम दृष्टिपथ की बात करेंगे कि वह कैसे आप स्थापित करेंगे, आप इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे और उसकी दिशा क्या होगी, इसकी चर्चा हम लोगों ने दृष्टिपथ में किया। यह जो राजनीतिक रूपरेखा आपने आज जारी किया, उसमें जो उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य क्या होंगे वह बताएं। ये बहुत अच्छी बात आप कहे कि इसे जैसे ही हम दर्शन की बात करेंगे, चुनाव के दर्शन के, चुनावी राजनीति के दर्शन, उसके दृष्टिपथ जब हम बात जैसे ही करेंगे, तब तीसरा सवाल हमारे सामने समस्या आ जाती है कि आखिर ये किस उद्देश्य से करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं। उसके लिए लक्ष्य होगा। जैसे लक्ष्य हमको कहते हैं कि सबको तार्किक शिक्षा की ज़रूरत है, सबको जो बीमार लोग हैं उसको युक्ति संगत इलाज की ज़रूरत है। जब हम रोज़गार की बात करेंगे तो गरिमापूर्ण रोज़गार की बात करेंगे। जब हम न्याय की बात करते हैं, न्यायिक व्यवस्था में सारे लोग नैसर्गिक न्याय की बात करते हैं कि यह न्यायिक जो अवधारणा है उसमें नैसर्गिक न्याय के ही केंद्र में सारी व्यवस्थाएं आपकी बनती और चलती हैं। तो वो सारे जो चीज़ हैं वो उनको जो संविधान के जो हमारे संकल्प हैं वही हमारे लक्ष्य हैं कि संवैधानिक जो संकल्प लिए गए हैं हम उसको, वही हमारा अगला उद्देश्य होगा इस चुनाव में जीत और हार का। सर, एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, एक तरफ नीति और नियति की बात करते हैं, और ज़मीनी जो हकीकत है वह इन सारी बातों से परे है। अभी 2-3 दिन पहले की एक घटना है कि हमारी टीम ने एक पंचायत में आम सभा का न्यूज़ बनाया। आम सभा में जो घटनाएं घटी उस पर एक समाचार बनाया, उस समाचार को हमने जारी किया। समाचार जारी होने को 12 घंटा भी नहीं हुए और जो विपक्षी लोग थे, विपक्षी मतलब कहने का मतलब कि जो वहाँ के मुखिया हैं या और जो भी उसके लोग हैं, जिस स्तंभ को लोकतंत्र का चौथा और मजबूत स्तंभ कहा जाता है, पत्रकारिता, उसको लोग उसके घर पर जा कर के धमकी और क्या क्या सब कुछ इतने बेशर्मी से कर जाते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं। इस पर आप क्या कहें? ये बहुत जो हम लोगों का जो चौथा सूत्र है, ठीक इसी को देखते हुए कि अभी जो आप लोगों के काम को ही करने गए थे, आप जो लोगों के नाम पर, आम जन के नाम पर, चाहे पंचायतों के अंदर मनरेगा का काम हो, गली नली का काम हो, पेयजल का काम हो, आवास का काम हो, जितने भी काम स्थानीय निकाय के स्तर पर होता है, आम जन के काम है। लेकिन उस काम के संदर्भ में ही आप गए, क्योंकि आम सभा जो सबसे बड़ी अदालत और संसद है, वह पार्लियामेंट और विधानसभा के तरह ही वह अधिकृत वह सभा है और संसद है। उस संसद का दुरुपयोग जो संवैधानिक मूल्य और मान्यताएं हैं उस रूप में वह नहीं हो रहा है, उसकी प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। हमको लगता है कि यही समझ करके जो पत्रकार आपकी जो टीम है के लोग गए होंगे कि उसको हम फिर से पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जो समस्याएं खड़ी हो गई, आपके यहाँ आपको जो सामना करना पड़ रहा है, उसके मूल में जो कारण है कि जनता, फिर यह भी लोग करेंगे कि जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है। जनता को जिस तरह से उठ खड़ा होना चाहिए था कि उनके लिए जो काम करने आए हैं, उनकी जो बात करते हैं, उनके विरोध में सत्ता पक्ष क्यों दबाव बना रहा है। अगर कहीं से वह चीज़ें शुरू हो जाएंगी
जनता उठ जब खड़ी होंगी तब जनप्रतिनिधि के नाम पर जो ठेकेदार लोग जो ठेका लिए हुए हैं विकास का, यह चीज़ें बंद होगी। यह चीज़ें अब तभी बंद होंगी जब जनता खड़ी होगी। और जनता खड़ी होगी कैसे? उनके अंदर केवल चेतना जागृत करने का, चेतना कैसे जागृत होगी? क्योंकि उनको यह एहसास कराना होगा कि हम ही रचनाकार हैं। इसलिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम और जो जनता, इसको हम लोग चौथे सूत्र में हम लोगों ने इसको लिया है कि चौथा सूत्र में जब हम जनता कहते हैं और न्यूनतम साझा कार्यक्रम, तब यह कहते हैं कि यह लाभार्थी कहता है। जितने राजनीतिक दल हैं उसमें किसी भी दल को मत आप अंगुली पर गिनवाइए और पूछिए, सारे जो लोग हैं वह विकास कार्यों का लाभार्थी कहता है। वह लाभार्थी नहीं है, वह रचनाकार है। वह आपको पहले हम आपकी बातचीत और इस पर लंबी बातचीत हुई है कि अगर जनता किस तरह से अपने क्षेत्र में अपने स्कूलों का निर्माण, उसके नियंत्रण, उसके देखरेख, सिंचाई की व्यवस्था, दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, वह जनता खुद अपने स्तर पर अगर उस तरह की प्रवृत्तियां जब कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, तब वह जनता और वही जो पुरानी बातें हैं, जो जनता के अंदर जो ताकत है निर्माण की, हम उसको कहते हैं कि उसको रचना। हम जब चुनाव जीतेंगे तब रचना, जब आम जन की जो रचनात्मक शक्ति है उसका तार्किक उपयोग की जो नीति और कार्यक्रम है वह शुरू होगा। और तब आपके जो पत्रकार और जो संचार माध्यम के जो लोग हैं, जिनको यह धमकी देने और डराने धमकाने की जो संस्कृति विकसित हुई है, इसका खात्मा होगा। सर, आपके इस चुनावी विमर्श के मसौदे में एक कार्यक्रम है, एक सूत्र है, भ्रष्टाचार। सर, भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत, भ्रष्टाचार मुक्त हो बिहार, ऐसे नारे पिछले कई वर्षों से, मुझे लगभग मेरा उम्र 40-42 साल हो गया, तो मान लीजिए नीचे के 15 साल को शुरुआती दौर का छोड़ करके पिछले 25 से 27 साल से लगातार राजीव गांधी के समय से ही, राजीव गांधी ने भी कहीं भाषण दिया था कि केंद्र अगर 100 पैसा छोड़ रहा है तो नीचे जाते जाते 10 पैसा 15 पैसा मिलता है लोगों को। यह जो भ्रष्टाचार है, और आपके मसौदे में भी आपने भ्रष्टाचार की बात की है। कल इसी तरह के एक भ्रष्टाचार से हम भी रूबरू हुए और जनता को भी रूबरू कराए। बारसलीगंज नगर परिषद है, वहाँ के जो कनीय अभियंता है, उन्होंने कहा कि खुले में शौच करने की जो बातें होती रही है उससे बारसलीगंज नगर परिषद मुक्त हो गया। इसी पर हमने जब ज़मीनी रिपोर्ट की बात की तो बारसलीगंज नगर परिषद में 1 नंबर वार्ड, गांव का नाम है सिमरी, वहां गए तो टंकी जो है आधा अधूरा बना हुआ है, केवल टंकी, शौचालय का टंकी, ना उस पर सीट है। जब टंकी ही अधूरा है तो सीट और बोरिंग ये सब तो कहना ही नहीं, दिखना ही नहीं है। वहाँ जब उसका रिपोर्टिंग करने के लिए गांव के गली से गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति ने अपने घर से निकल कर के कहते हैं कि क्यों इस तरह से आप घूम रहे हैं, ये सब से कुछ नहीं होना है, हम तो वोट फलाने को देंगे, हम तो वोट फलाने आदमी को ही देंगे। ये तो गांव के लोगों की या मतदाता का सोच। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब हम उसको आगे बढ़ाए, दूसरे वार्ड में भी गए और दूसरे वार्ड में जा कर के जब हमने देखा कि 3 तल्ले का शौचालय बना हुआ है, अच्छा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से, और सब में 4-4 बना हुआ। पिछले 7 वर्षों से वह अर्धनिर्मित बना हुआ है, उसका सूद लेने वाला कोई नहीं। और जब इसको हमने अपने न्यूज़ चैनल पर चलाया तो आज सुबह जब मैं पटना आ रहा था तो हमें फ़ोन आता है कि यह न्यूज़ आप चलाए। हमने कहा हाँ। तो कैसे चला दिए? चलाने से पहले आप हमसे मिलते। हम कहे आप कौन? आप अधिकृत हैं ये कुछ बताने वाले कि आप यह न्यूज़ चलाएं कि नहीं चलाएं? तो नहीं, लेकिन आपको मिलना चाहिए।
सर इस तरह के भ्रष्टाचार, जब आधा अधूरा शौचालय बना उसका पैसा निकल गया, जो शौचालय बना और वो निर्मित अर्धनिर्मित ही है, पैसा निकाल गया, 7 साल हो गए, एक वार्ड में पार्षद नहीं 2-2 वार्ड पार्षद हो गए, उसके बाद इस तरह की स्थिति, कई घरों में शौचालय ही नहीं है। इन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि आज भ्रष्टाचार नीचे ही नहीं ऊपर से नीचे तक अविरल गंगा की तरह बह रही है। ये आप की जो बात अभी आप जो हमको हमारे सामने ये रख रहे थे, और ये जुड़ी हुई बात है, स्वाभाविक भी है कि आज हम 2025 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जब हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में एक और बात बहुत साफ साफ मीडिया, राजनीतिक दल और आमजन को समझने की ज़रूरत है, बुद्धिजीवियों की, कि वह न्यूनतम सहमति का कार्यक्रम है। बड़े बड़े प्रोग्राम हो सकते हैं, आप सड़कों के बड़े निर्माण, एयरपोर्ट के निर्माण, दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ें, युद्ध पोत के निर्माण और सब, हम अभी कह रहे हैं कि आपके पास साधन का अभाव है, आपके पास साधन नहीं है, लेकिन आप यह भी कर रहे हैं कि हमको 75 साल हो गया संविधान को लागू किए, अपनाए हुए, देश की आज़ादी का तो 77 से अधिक हो गया, और आज अब आप एक बार सलीगंज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि जो खुले में शौच से मुक्त भी वह क्षेत्र हो गया, वह तो जिला प्रशासन का को भी होगा, और जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन को भी रिपोर्ट किया होगा। उन लोगों को तो आप छोड़ दिए कि वह पूरा राज्य से लेकर के और वह अंचल तक वह सब कैसे एकजुट है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार के जो सवाल आप जो उठाए कि यह भ्रष्टाचार की स्थिति है और यह कैसे फल फूल रहा है, और इसके प्रतिरोध में अगर कोई बात भी करता है तब उसका समर्थन, सहयोग कहीं दिखता नहीं है या उसकी स्थिति नहीं है, तो आदमी थक कर हार जा सकता है, बैठ जा सकता है। वह ऐसी स्थिति में हम लोग न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि कम से कम चीज़ें, जहाँ की अपने राजनीतिक दल के जो सत्ता के जो भूख है उसको सीमित करते हुए हम कुछ बिंदु विकास के हैं जिस पर सहमति हो। जैसे दर्शन की बात हमने कही, उसमें कहाँ असहमति हो सकती है, कोई ज़्यादा दार्शनिक बात करेंगे, लेकिन अभी हम केवल कहेंगे कि जो मतदाता है वह सब मनुष्य है और उसके साथ मानवीय जो निर्माण की प्रक्रिया है या उसके विकास को हम लोग मानवीय ढंग से देखें। अगर मानवीय ढंग से देखने के लिए हमारे तरीके क्या होंगे, दृष्टिपथ, हम दृष्टिपथ की बात जब कर ही रहे थे तब आप देखेंगे कि दृष्टिपथ का उद्देश्य तब क्या होगा, तभी ना पता चलेगा कि से हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके लक्ष्य और उद्देश्य की चर्चा। आप अब जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तब हम इसलिए कहे कि पूरा जो 15 सूत्र है वह क्रमबद्ध है, हम एक के बाद एक। अभी यह क्या किया है कि उछलता है विकास के नाम पर, कहीं कोई बिल्डिंग बना देगा, इतना बड़ा स्कूल बना देगा कि और सारे और जो उस इलाके के स्कूल हैं उसको बंद कर देगा, कहेगा कि अब सब स्कूल को इसी में मर्ज कर दो। अब जो पढ़ा लिखा हुआ आदमी है वो सवाल करेगा कि हमारी अब जवान बच्चियां हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कैसे जाएंगे, हमारे जाने का साधन क्या होगा, वहाँ जाएगा तो उसको जो समय लगेगा उसमें हमारे बच्चे नहीं उसको ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, उनके पास स्थिति नहीं है। तो यह जो उछल कूद विकास के नाम पर करता है, अब हमको तो सुन करके ये लगा हैरत जब आप कह रहे थे कि 3 मंजिला शौचालय बना हुआ है, वहाँ शौचालय माने खुले में शौच मुक्त का जो इनका अभियान है उसके पहले लोगों की तैयारी का इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं और किया नहीं, और मुक्त की घोषणा कर दिया अपने कुर्सी पर बैठे बैठे। इसीलिए हम कह रहे थे कि हम लोग जैसे ही लक्ष्य तय किए हैं तो उसके आगे का जो सूत्र है वह जनता की तैयारी का है, जो हम लोग बात की। जब जनता तैयार हो जाएगी तब शौचालय 3 मंजिला पहले बनेगा कि शौचालय का जो स्वरूप होगा वह भिन्न होगा, कैसा होगा
वो लोग के साथ तय करेंगे। वह कनीय अभियंता कौन अकेले बैठ करके होता है, और उस पर मुहर कलेक्टर कैसे लगा देता है। अगर यह बात वहाँ के लोग जब उठाने लगेंगे, और वहाँ के लोग जब उठाने लगेंगे, उसके लिए आप देखिएगा कि इस जो मसौदा है इसमें जनता और न्यूनतम साझा कार्यक्रम, माने जनता को लाओ, जनता लाभार्थी नहीं है। अब जो लाभार्थी बोले उसको कहो कि तुमको वोट नहीं देंगे, तुम हमारी ताकत को नकारते हो, तुम हमारे जो गरिमा है उसके साथ मजाक करते हो। गरिमा लाभार्थी कहना मतलब कि हम मांगने वाले हैं, हमारी व्यवस्था है, हमारी संस्था है, हमारे सारे साधन हमारा है, और तुम देने वाले हो गए। और यह इसलिए हो रहा है चूँकि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अब जनप्रतिनिधि नहीं रह जाते हैं। जैसे ही चुनाव जीतते हैं तब हम कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी जो अगला जो सूत्र है कि जनप्रतिनिधि को रचनाकार के रूप में, हम रचनाकार, हमको कुछ लोग कई सवाल पूछे कि अच्छा इस जनता को आप कैसे करें, हम कहीं सारे लाभार्थी नहीं ना है, वो ठीक न करेगा, वह ना जानता है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ इसको पूरा कर लेंगे, कैसे पूरा कर लेंगे, इसमें लोगों का सहयोग कैसे मिलेगा। इस पर काम करना होगा, राजनीतिक काम करना होगा और प्रशासनिक सहयोग देना होगा। काम राजनीतिक, सहयोग प्रशासकीय। पहले ही पैसा जुगाड़ करता है और तब आप भ्रष्टाचार का सवाल उठा देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको देखिएगा कि जनप्रतिनिधि को रचनाकार की जो भी जनप्रतिनिधि हैं जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं, हम यह कह रहे हैं इस मसौदे में कि आप जनप्रतिनिधि से पूछिए अपने इलाके के कि तुम्हारे पास विकास की कौन सी योजना है, कौन सी नीति है, तुम कैसे हमारा कल्याण करना चाहते हो। तब वह रचनाकार जो जनप्रतिनिधि होता है यह उसके अंदर भाव पैदा होगा। और उस सूत्र को बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो राजनीतिक दल हैं उनको नीतिकार की भूमिका में आनी होगी। उनको सीट बांटने वाला नहीं कि पैसा दीजिए सीट लीजिए, या सीट दीजिए पैसा दीजिए और पैसे पर खरीद लीजिए जो चुने हुए लोग हैं, या उनको साधन उपलब्ध कराइए। यह काम अगर कोई राजनीतिक दल करता है तब हम लोग यह बात इसमें उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि राजनीतिक दल को भी अपनी भूमिका बदलनी चाहिए और लोगों को भी पूछना चाहिए इस चुनाव के पहले कि किस राजनीतिक दल के पास हमारे विकास की कौन सी नीति है। यह अगला सूत्र है। इसके आगे आप देखेंगे तो ये सारे जो सूत्र हैं आपको अभी बताए, इसके अलावे यह है कि हमारी शिक्षा नीति क्या होगी। यही शिक्षा नीति होगी जो स्कूल और विश्वविद्यालय बंद करता है, जो बच्चों की पूरी पढ़ाई परीक्षा को पूरा व्यावसायीकरण कर दिया और वह निजी क्षेत्र में डाल दिया। निजी क्षेत्रों में डालने के और सरकारी जो सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उसमें रोज़ कटौती हो रही है। उसमें जो बच्चों की पढ़ाई होती है उसमें बच्चों के अंदर जो तार्किक शक्ति होती है, जो क्षमताएं होती हैं, उसको रोज़ रोज़ कुंद कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है और उसके अंदर लोभ, लालच, भोगवादी प्रवृत्ति विकसित करवा रहा है शिक्षा के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ उसमें उठाए हैं। और तो आप जब देखेंगे कि हम चुनाव जीतने और चुनाव हारने के पूर्व जब हम मतदाताओं के बीच जाते हैं तब मतदाताओं के स्तर पर यह संवाद, बातचीत का प्रसंग होना चाहिए कि आप जिस राजनीतिक दल के साथ हैं उनके हमारे विकास की नीति क्या है। अर्थात जब हम यह कर रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने जो सूत्र किया है कि राजनीतिक दल की जो भूमिका है वह नीतिकार की होनी चाहिए, ये पहले हम बताए। और यह उनकी शिक्षा नीति और उसी के साथ स्वास्थ्य नीति की भी चर्चा। स्वास्थ्य नीति की जब हम बात करते हैं तब हम कहाँ दिखाएं, किससे दिखाएं। और अभी तो ये हाल हो गया है कि अगर किसी परिवार में कोई बीमार, कोई किसी गंभीर बीमारी हो गई तो उसका घर, गहना, गुड़िया सब बिक जाता है और तब भी युक्ति संगत इलाज नहीं हो रहा है। आप देखिएगा कि जो निर्माण की प्रक्रिया, जो स्वास्थ्य नीति बनी थी और 90 के बाद आप देखिएगा कि जो चीज़ें बनी थी वह किस तरह से अधूरी पड़ी हुई है, या वह
उसकी कोई अब चर्चा नहीं करता है। अब स्वास्थ्य मेला और टीकाकरण और इसकी तरह की बीमा की बातें हो रही हैं। इन चीज़ों को हम लोगों ने इसमें अलग सूत्र के रूप में स्वास्थ्य नीति और शिक्षा नीति की जब हम चर्चा करते हैं, उसी के साथ अगले सूत्र के रूप में गरिमापूर्ण रोजगार की बात करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे, स्वास्थ्य नीति में बदलाव करेंगे, तो गरिमापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वह रोजगार के जो गरिमापूर्ण अवसर है वह कहीं पेड़ पर नहीं फलता है। वो मनमोहन सिंह की आप लोग बहुत एक चर्चा करते हैं कि पैसे कहीं पेड़ के डाल पर नहीं फलता है, वो तो कहीं से कर्जा उर्जा लाना पड़ता है। और जब कर्जा लाते हैं और ये सब चीज़ें नहीं होती है, तब आप भ्रष्टाचार से हमको पूछ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर तुरंत, जैसे अभी के जो राजनीतिक दल हैं, जनप्रतिनिधि और प्रशासक हैं, हम अचानक हम उसको नहीं रोक सकते हैं। हमको भ्रष्टाचार जो व्याप्त हो गया है एक एक कदम पर, वह ग्रामीण स्तर के निचले जिसको हम पिछड़ा कहते हैं, जो बहुत ही बेचारा दबा कुचला हुआ शोषित पीड़ित है, उसके बीच में भी भ्रष्टाचार की बू, हम कहते हैं कि रस गंध पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में ही हम लोगों ने एक 15 सूत्री क्रमबद्ध जो कार्य योजना बनाए हैं, जो जारी कर रहे हैं कि यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम का, इसके लिए न कोई पूंजी के निवेश की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है, किसी तरह के सारी चीज़ें चल रही हैं। उसी को वह जो नीति है, शिक्षा नीति आपकी क्या है, स्वास्थ्य नीति आपकी क्या है, आप जब रोज़गार की बात करते हैं तो वह गरिमापूर्ण रोज़गार की बात करते हैं कि नहीं, करते अगर हैं तब यह कैसे यह पैदा होगा गरिमापूर्ण रोज़गार। इन सारे सवालों को जब हम कहते हैं कि जब चर्चा करते हैं, तब वहीं पर हमको आपके लोक शक्ति और जो लोक अभियोजन की चर्चा हमको आती है। सर हाँ, आपने गरिमापूर्ण रोजगार, लोक अभियोजन, स्वास्थ्य नीति, कई चीज़ों की बात, कई पॉइंट को आपने रखा है अपने चुनावी विमर्श में। सर, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, घोषणाएं हो जाती हैं, उस पर अमल कितना होता है वो देखने लायक। अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया में एक न्यूज़ बहुत ज़ोर से वायरल हुआ, महाराष्ट्र का था, मुंबई का। किसी चैनल वालों ने भी, जो बड़े चैनल हैं जिनके नाम हैं, रुतबा है, उसने भी उसको चलाया। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जो राजधानी है, जिसको आर्थिक नगरी भी कहते हैं, माया की भी नगरी कहते हैं, उस नगरी में एक मॉल है, बड़ा सा मॉल, जो दुकान सब सामान का। वहाँ मन से एक राजनीतिक दल है जिसके सुप्रीमो राज ठाकरे हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता आते हैं और उस मॉल में काम करने वाले मराठी यानी गैर मराठी लोग गैर मराठी भाषा में बात करते हैं। वो कुछ पूछता है, वो हिंदी में जवाब दे देता है, और हिंदी में जवाब देने के बाद कि तुमने मराठी में जवाब क्यों नहीं दिया, मराठी क्यों नहीं बोला, उसके नाम पर उसको मारपीट भी किया, दोनों वर्कर को, जो हिंदी पट्टी के थे। हिंदी पट्टी कोई भारत से बाहर तो है नहीं, या महाराष्ट्र कोई भारत से बाहर नहीं है। उसके बाद भी उसको पीटा गया मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और कान पकड़ करके क्षमा मांगवाया गया। इस तरह के घटनाएं आम हैं हिंदी पट्टी के लोगों के लिए। यह बात हमने राजनीतिक खरास में भी चर्चा किया था आपसे। सर, इस तरह की घटनाएं जब हमारे और आपकी नज़रों के सामने आ रही है, तो क्या राजनीतिक दल के बड़े नेताओं के पास, या सत्ता और विपक्ष में बैठे जो बड़े लोग हैं, जो भारत को हिंदू राष्ट्र और न जाने क्या क्या बनाना चाहते हैं, देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, उनकी सरकार केंद्र में भी, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हिंदी पट्टी के लगभग प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मन से उनके समर्थक, उसके बावजूद हिंदी पट्टी के लोगों के साथ इस तरह की बातें होती है, रोजगार वहाँ करने गए हैं। फिर इस तरह के घटनाओं पर लोग जो नेता हैं वह कोई कदम क्यों नहीं उठाते? ये श्यामल जी, यही चुनौती है। आखिर हम लोग अभी न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 24 से कर रहे हैं। अभी तक किसी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन और तथा कथित बुद्धिजीवी जो बड़ी संवेदनशील हैं, बहुत लिखते पढ़ते रहते हैं, बेचैन है बेचारा, बेचैन आत्मा है, ये सारे लोगों को देखिएगा कि एक ही वृत्त के दायरे में, एक ही घेरा है सामाजिक राजनीतिक, जिसमें मनसे की भी घटना होगी और आपके जो कुछ दृष्टांत अभी दे रहे थे भ्रष्टाचार की, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं उसी दायरे में। और हम उसी घेरा के अंदर उसका समाधान खोजते हैं, और समाधान भी तुरंत खोजते हैं। और किससे? हमसे। आप जब पूछते हैं, हो सकता है किसे आप हमसे चाहते होंगे कि तुरंत कोई वैसा, जैसे डॉक्टर को सर में दर्द है तो एक दवा दर्द की का गोली वह देता है कि, और दर्द बुखार बहुत है तो बुखार को दे दिया जाता है बुखार गिराने का। वह चीज़ें उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उसके जो कुपरिणाम होते हैं हम उसकी चिंता किए बगैर अभी तक जो चीज़ें इस तरह से घट रही हैं देश की राजकीय व्यवस्था में, वहाँ हम पहुँच गए हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद अब इनके पास कोई ये नहीं है, इलाज नहीं है। जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं तथाकथित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, निर्दलीय लोग, उनके पास कोई ये नहीं है। और इसी में घुमा फिरा करके यह बनाए रखने की कोशिश जाल है। उसी जाल से हम ये बोल नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि तुम संवैधानिक संकल्प लिए हो, तुम लोकतांत्रिक, तुम्हारी जो प्रतिबद्धता है उसी दायरे के अंदर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करो। और यह जब तय करोगे, जो 15 सूत्र हैं उसमें जब हम क्रमबद्ध देखिएगा कि हम जो वहाँ मनसे वालों ने किया और आप हमसे पूछ रहे हैं वह होगा। अब जो जिनकी सत्ता है और जो समर्थक हैं उनके बीच भी कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, सबका स्वार्थ पर केंद्रित है। जो सत्ताधारी है वह भी उसको इस्तेमाल कर रहा है, और जो इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर भी यह लिप्सा है कि हम सत्ता का लाभ कितना ले सकते हैं। ये जो टकराव है इसमें कहीं भी न जनता और न समाज है, न शांति न सद्भाव है। हम जब यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तब हम दार्शनिक और दृष्टिपथ और जब लक्ष्य की बात कर रहे हैं तब हम यही बात कह रहे हैं कि जनता को अब खड़ा होना होगा। और जनता को यही चुनौती है जनता के सामने, और जनता ही अब कर सकती है। इसलिए जनता रचनाकार है। अब जनता को, चाहे वह किसी भी जाति का जनता हो, जनता तो सबको पढ़ाई चाहिए, सबको रोज़गार चाहिए, सबको इलाज चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। तब वह जो उसके जो, अब हम लोग ये आप लोग मीडिया के तंत्र के लोग कहते हैं कि चुनाव तो भाई यहाँ बहुमत किसका है और किसका दबदबा है, इसी के कैंडिडेट जीतेंगे और इसका हारेंगे, और उसका गणित उनित पेश करते हैं। अब यह चुनाव में यह स्थिति पैदा करने की ज़रूरत है, अभी समय है कि यह जो पुराने जो पटरी है, चुनावी पटरी है, इसको बदलिए। और बदलने में का मुद्दा क्या होगा, कैसे बदलेंगे? तो यही जो है चुनावी विमर्श का मसौदा को बदलिए। और चुनावी जो मसौदा होगा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी चर्चा करते हुए जब हम लोक अभियोजन की बात करते हैं तब अभी देखें ना, किसे सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में पैसा है नहीं है तो कितना है नहीं है, तो हाई कोर्ट का जज के यहाँ सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। अब उसको जलाया जा रहा है। अब क्या कीजिएगा?
अब कौन सी पद्धति की बात कीजिएगा। इसलिए लेकिन एक भी व्यक्ति लोक अभियोजन की बात नहीं करता है, और लोक अभियोजन की बात इसलिए भी नहीं करता है कि जनता के बीच तक बना दिया गया है कि चूँकि जब वह जाता है लोअर कोर्ट में केस बेचारा लड़ने, जनता जब जाती है तो वहाँ लोक अभियोजन, जिसको PPUP हम लोग कहते हैं बहुत शॉर्टकट ये में, कि वहाँ जो वकील है, वहाँ का जो वकील है वह उसके नाम पर, कि सरकारी वकीलों के ना कुछ पैसा देना है, उसको पैसा दिया कि नहीं दिया, वह वकील दिया तो कितना दिया, ये सारे चीज़ हम जानते हुए भी हमको यह लगता है कि लोक अभियोजन एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा समूह है लोगों का न्यायिक व्यवस्था में कि जो ज्यूडिशियरी माने जजेज, मजिस्ट्रेट और जज, इधर पुलिस तंत्र, ये दोनों के बीच में साठगांठ होने की संभावना है, और ये दोनों एक दूसरे का समर्थक, और ये हो जाता है बहुत बहुत गुप्त समझौता, उसके बीच में ये लोक अभियोजन का एक प्रावधान है। अगर वह रहेगा या करप्ट भी होगा तब भी एक नई प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था में शुरू हो सकती है, और उसकी चर्चा कभी कोई नहीं करता है जितनी भी न्यायिक व्यवस्था में, और वह नहीं करता है इसलिए कि लोगों के बीच में जो न्यायिक व्यवस्था को देखने के लिए लोकतांत्रिक दृष्टि नहीं विकसित हो। अभी आपने कहा लोक अभियोजन, लोक अभियोजन का मतलब न्यायपालिका से है। अभी होली के बाद की बात कह रहे हैं, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक जज साहब ने, न्यायाधीश महोदय ने कहा, किसी बलात्कार केस का जो सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी लड़की का कपड़े के ऊपर से उसके शरीर को दबा देना, उसके जो लड़की के जो अंग है उसको दबा देना, या लड़की अगर पैजामा पहनी हुई है उसके नारे को तोड़ देना, नारे को खोल देना, और उसको खींच करके किसी सुनसान जगह में ले जाने तक, यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आप बलात्कार करने के दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, यह बलात्कार करने का प्रयास नहीं है। क्या आप भी उस महोदय के जो विचार हैं, जो उन्होंने विचार रखा, या जो हमारे देश का इस तरह का कानून अगर है, मुझे कानून की तो बहुत जानकारी नहीं है, अगर इस तरह के कानून हैं तो क्या यहाँ की महिला लड़कियाँ, युवतियाँ या महिलाएं सुरक्षित हैं, या फिर ऐसे कानून को बदलने की ज़रूरत है? उच्च न्यायालय पर उंगली उठाना राजद्रोह और देशद्रोह के बराबर है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो मैंने बहुत अच्छी बात आप कहे, और यह पूरी जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, हम जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लोक अभियोजन की जब हम बात कर रहे थे तो हम उसकी स्वतंत्र भूमिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं कि अभी जो आपका सवाल है, इस सवाल के निदान के बारे में हम कैसे देखेंगे। हम वही हाई कोर्ट के और जो विधि व्यवस्था अभी जो न्यायिक प्रक्रियाएं जिस तरह से चल रही हैं, और उस प्रक्रिया के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, हम फिर क्या उसी नज़रिए से देखें या उस न्यायिक व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण करें। लोकतांत्रिकरण जब हम कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने का स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? स्टेक होल्डर शेयरधारक, कि इनकी भूमिका नहीं होगी तो न्यायिक व्यवस्था अपूर्ण हो जाएगा, नहीं चलेगा। हम लोग जब उसको देखते हैं कि पूरी न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीश हैं, लेकिन सब कुछ वही हैं जो अभी न्याय देने वाले हो गए हैं। न्याय क्यों कैसे देंगे, उनका आधार क्या है, कैसे देखेंगे, ये चीज़ें मौलिक सवाल है। ये उसीलिए संविधान है और लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक नज़रिए से संविधान को देखना और उसके अनुरूप जो न्याय और अन्याय के जो निर्णय है वहाँ पहुँचना, उसके पहुँचने में जो माध्यम है, साधन है, वह पुलिस तंत्र है। जो अपराध हो रहे हैं, जो गड़बड़ियाँ होती हैं, अव्यवस्था होती हैं, उनको सूचना कौन देता है? वह देता है। वह सूचना जो दिया वह सही है गलत है, उसमें कोर्ट में कौन इस बात पर का खुलासा करता है? वह वकील है। तो न्यायाधीश जो
वकील और पुलिस तंत्र, और उसी बीच में जो लोक अभियोजन है पीपी, जिसको हम लोग एपीपी पीपी। अब उसको जब देखेंगे आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की अभी तक की संरचना, तो उसकी भूमिका बहुत नगण्य है। हम जब लोक अभियोजन भी कहते हैं तब हम इसलिए कहते हैं कि उसका वह डेमोक्रेटिकाइजेशन, उसका लोकतांत्रिकरण पूरी व्यवस्था का, कि वह कोई अपने मनमानी, कि वह बहुत हमारे जो साथी हैं हाई कोर्ट के यहाँ पटने में अधिवक्ता कहते हैं उसकी तो पावर इतना असीम है कि वह चलते चलते हाई कोर्ट का जो जज है वह कहीं कोर्ट लगा दे सकता है और वह फैसला दे सकता है। यह जो चीज़ें हैं वह ज़रूरी भी है, लेकिन यह उसके कारण कई सारे गलतियां और त्रुटियां भी विकसित होती हैं। इसलिए पूरी न्यायिक जो व्यवस्था है इसको बदलने के लिए कोई कायदे कानून जो बनाने का जो अभी तक हम लोग की एक समझ बनी है वह नहीं है पर्याप्त। वह साबित हो गया कि अगर इसी तरीके से हमारी न्यायिक व्यवस्था चलेगी तब हमको न्याय आम जन को नहीं मिलेगा, नैसर्गिक न्याय। और उस नैसर्गिक न्याय किसको सुनिश्चित करने के लिए फिर से एक बार पूरी न्यायिक व्यवस्था के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर धारक हैं, सबके की जो भूमिका है उसको तार्किक बनाना। उसमें सबसे कमज़ोर पक्ष अभी जो लोक अभियोजन, जो पुलिस और न्यायाधीश बीच में को कोऑर्डिनेट करता है, समन्वित करता है, कितना उचित कितना गैर उचित अनुचित है, इसमें उसकी भूमिका होती है। और यह सब मिल करके लोकतांत्रिकरण की एक प्रक्रिया, इसी में से जुड़ करके आप देखेंगे कि इसके आगे का जो सूत्र है हम लोगों का है सहकार का है, कि यह जब समन्वय है शिक्षा नीति में, हम डिटेल से अभी नहीं बात की कि उसमें स्टेक होल्डर शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य सेवा के स्टेक होल्डर्स हैं, उसी तरह से जुडिशियरी के स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स के बीच में तर्क संगत सहकार हो, एक दूसरे के अंदर जो सहकार के मनोवृत्ति और प्रवृत्ति काम की कैसे बने, उसके लिए सहकार। अब उस सहकार कैसे पैदा होगा, जब सहकार का जो पूरा तंत्र है, नीतियां हैं सरकार की, अभी गैर सहकार पर, सहकारहीन सहकार नीतियां और व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। इसलिए, और आप उसको गांव में देखते होंगे जो पैक्स उक्स का है और कई तरह के कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, वह सब भी आय का साधन हो गया। अब वहाँ कोई सहकार उहकार की चर्चा, इसलिए उसको भी हम लोगों ने लिखा है कि उसको भी अगर ठीक किया जाए, और जनता कर सकती है, राजनीति के द्वारा ही किया जा सकता है, प्रशासक के द्वारा नहीं। और ये सब चीज़ अगर नहीं करेंगे तब, आप तो अभी हम लोग चुनाव न्यायिक व्यवस्था पर कह रहे थे, उस पर सवाल उठाते हुए हम लोग अभी जो चुनाव आयोग आया है, चुनाव आयोग तो एगो ऐसा अभी स्वयंभू संस्था बन गई है कि उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो भाग्य विधाता हो गया। वो कौन है नौकरवा, पहले भी हम आपको कहे थे, हमको ये कहने में कोई ये नहीं है। और लेकिन उसका कोई भी विद्वत जन, कोई भी राजनीतिक दल उसके लोकतांत्रिकरण की बात नहीं करते हैं। हम इस सवाल में चिंता व्यक्त किए हैं कि उसका भी लोकतांत्रिकरण की ज़रूरी है अगर चुनावी व्यवस्था को। और अंत में आप जो भ्रष्टाचार कहते हैं, इतने सीढ़ियों के आते हुए तब हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उतनी जब तैयारी कर लेंगे तब भ्रष्टाचार कौन कर लेगा, कैसे कर लेगा। बहुत सामान्य है, संवैधानिक संस्था है जो महालेखाकार हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, अगर उनकी जो व्यवस्था है वो भी अभी नौकरशाही के दायरे में है। अभी तक 75 वर्षों में किसी राजनीतिक दल ने नहीं सवाल उठाया कि इन सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका लोकतांत्रिकरण करो, ताकि वह शौचालय की जो व्यवस्था जो हो रही है, खाओ पियो, आप बहुत पहले साक्षरता पूरा जिला साक्षर हो जाता था, पूरा राज्य साक्षर हो जाता था, सब पैसा खा गया, करोड़ों करोड़ अरबों अरब, टीकाकरण पूरा हो जाता है और वो घोषणा कर देता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं उसको संवैधानिक संस्था है एजी का, उसका लोकतांत्रिकरण करो, उसको कुछ अधिकारियों के बीच में नहीं। या जब हम लोकतांत्रिकरण कह रहे हैं तब हम कह रहे हैं कि एक सवाल विचार के लिए
यह पैदा करो, और यह नहीं पैदा करोगे तब किसके चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन कितना रेवड़ी बांटेगा, कौन किसको देगा, यही ना बना रहेगा। और बना रहेगा तो ये सारी चीज़ें बनी रहेगी। और इससे अगर मुक्त होना है, सम्मानजनक जीवन जीना है, सबको सम्मानजनक रोजगार चाहिए, चिकित्सा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तब इस तरह से हमको जो महालेखाकार हैं भारत के, उसकी जो संवैधानिक व्यवस्था है, हम कह रहे हैं इसमें कि जो इसका 13वां सूत्र है कि उसमें उसका लोकतांत्रिकरण किया जाए। और लोकतांत्रिकरण करने में कि जो पूरी जो चीज़ें हैं वह कौन कैसे करेगा, तब हम कहते हैं कि पूरी चीज़ों को भू सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखो। हम जब भू सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग का जो 14वां सूत्र है, तब हम यह कह रहे हैं कि जो समतल इलाका है उस इलाके की जो नीतियाँ होंगी, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, कोई भी जो नीतियाँ हैं, वह बाढ़ के इलाके से थोड़ा अंतर होगा। पहाड़ी इलाकों में जो होगा सब एक समान नहीं होगा। जहाँ की जो भू सांस्कृतिक स्थिति और परिस्थिति है उसके अनुसार उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होगी, अंतर होगा। और यह सब जब चीज़ें होंगी तभी हम इस चुनाव में राजनीतिक विकल्प कि सत्ताधारी, तुम बहुत दिन इतना दिन सत्ता में रहे हो, काम किए हो, तुम्हारा यही परिणाम। अब हम किसको उसके जगह पर अपना जनप्रतिनिधि चुने, हम अपने सत्ताधारी दल के रूप में स्वीकार करें। उसके लिए जो विकल्प, जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, वह एक विकल्प की राजनीतिक प्रक्रिया विकसित करने का यह मसौदा है। और यह इससे चुनाव के जो अभी बातचीत के जो मसले हैं, अखबार को पढ़ लीजिए, टीवी को देख लीजिए, लोगों का भाषण सुन लीजिए, सेमिनार देख लीजिए, यात्रा देख लीजिए, पदयात्रा देख लीजिए, सब दलितों का सम्मेलन, जातीय सम्मेलन, अब तो हमसे ज़्यादा जानकारी आपको है कि ये सब चीज़ें अगर चलती रहेंगी तब यही रहेगा। इसको अगर बदलना है तो अभी मौका है, और सबको रोकिए। कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आपके पास कोई कार्यक्रम न्यूनतम, हम बहुत विस्तारित नहीं अभी कर रहे हैं, केवल जैसे हम लोगों ने सूत्र जो तैयार किया है इस विधानसभा चुनाव के पहले कि चुनाव की बात करनी है तो इन चीज़ों पर राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक चर्चा शुरू हो, यही इसका मूल्य उद्देश्य है और यही कार्यक्रम है। इस संदर्भ में आपको और अगर चीज़ें लगती है तो आप सवाल अभी करें, बाद में करें, कैसे करेंगे वो तो आप लोगों पर निर्भर करता है। सर, आपने आज जो पत्रक जारी किया उसमें आपके 15 सूत्र हैं, सब पर लगभग संक्षेप में आपने लोगों को बताने का प्रयास किया है, लेकिन इन संक्षेपण को ऊँट के मुंह में जीरा कह सकते हैं। तो इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के जो आपके 15 सूत्र हैं उसके विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप कड़ी दर कड़ी, यानी कई अलग अलग भाग में, कई अलग अलग पार्ट में आप हमें समय दें। और आपके जो यह आम लोगों के तरफ से न्यूनतम साझा कार्यक्रम राजनीतिक दलों के लिए जारी किया गया है, उस पर चर्चा हो और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी पता चले कि हमारा जो मूल समस्या है या जो मूल चीज़ों की सुधार होने की ज़रूरत है वो किन चीज़ों की सुधार होनी चाहिए। सर, आज आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। ये आपको भी, आप जो सहयोग इस प्रक्रिया में कर रहे हैं उसके लिए। और दूसरी बात कि जो आप ऊँट के मुंह में जीरा, हम आपसे सहमत हैं कि लेकिन यह एक ऐतिहासिक रचनात्मक हस्तक्षेप है जी। सारी चीज़ें एक ही तरफ अंधी दौड़ है, अंधा अनुकरण है। जब हम अवैज्ञानिक सोच समझ हो गई तो हम आंख मूंद करके जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाई भतीजा के नाम पर हम अंधी दौड़ से निकलने के लिए, यह एक ठमक जाने के लिए यह एक रचनात्मक हस्तक्षेप है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, यह हम कह रहे हैं कि इसके तुरंत बाद 14 अप्रैल को
पटना शहर और ये इलाका पटना का केंद्र में है। आप हम लोग जो बैठे हुए हैं, यह 45 है वार्ड, सटे हुए 44 है और उससे सटे 35 है। हम लोग जो इस पटना राजधानी है और पटना बिहार में विकास का बयार है, नया बिहार और नया भारत निर्मित हो गया है। इसमें हम लोग शिक्षा का अभी 14 जो अप्रैल है अंबेडकर जयंती, उस अवसर पर इन 3 जो वार्ड, इस 3 वार्ड को लेकर के शिक्षाई जो हालात हैं और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है सरकार की, इस पर हम लोग एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और वह जनता के द्वारा जनता के लिए। तो इस तरह से आपके जो ऊँट के मुंह में जीरे की बात है, हम उस दिशा में को और विस्तारित फैलाने के लिए और समृद्ध करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपका सहयोग। ऊँट के मुंह में जीरा, हमने यह जो कार्यक्रम के बारे में अपने आज संक्षेपण में जानकारी दिया उसको कहा था, और इसके जो विस्तृत जानकारी हम अपने दर्शकों के लिए चाहा है, इसके लिए आपसे समय देने के लिए आग्रह भी किया है। हम आपके साथ हम हैं, आपके उस विचार के साथ हैं। आप जब जैसे भी कहेंगे हम लोग आपके साथ खड़े हैं और साथ चलेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप पिछले 1 घंटा से आपने माननीय अक्षय कुमार जी को सुना। इन्होंने समाचार शुरू करने के पहले, संकलन करने के शुरुआती दौर में ही बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 आने वाला है, सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, उसके लिए इन्होंने जनता की तरफ से न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आज आप हर एक बड़े नेताओं के मुंह से सुन रहे होंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र कैसे बचे, लोकतंत्र को बचाने में किन किन चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को इन्होंने संकलन किया है, जिसका नाम इन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम की राजनीतिक रूपरेखा और चुनावी विमर्श का मसौदा रखा है। इन्होंने अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने जारी किया है, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी भी दिए हैं। आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहें। इनके चुनावी विमर्श का जो मसौदा है, 15 जो सूत्र हैं, उसके बारे में कड़ी दर कड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए आपके पास हम आएंगे और वक्ता जो हैं माननीय अक्षय कुमार जी, इनके साथ चर्चा करेंगे और इसमें जहाँ कुछ उदाहरण होंगे जो आज घटनाएं घट रही हैं, इनके उन सूत्रों में जहाँ कुछ लगेगा कि यहाँ ये उदाहरण दे करके आप तक बातों को और स्पष्ट किया जाए, उसको किया जाएगा। आपसे एक बार और आग्रह है कि हमारे इस तरह के जो समाचार संकलन है, जो आपके देखने में लगता है कि ये बहुत बड़ा है, उसे बड़ा देखकर अपने डेटा को बचाने के चक्कर में स्विप न करें। इसे शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको लगे कि यह जो मुद्दा हमने उठाया है वो सही है या गलत। अगर सही है तो इसे और लोगों तक शेयर करें, अगर गलत है तो उसमें कहाँ सुधारने की ज़रूरत है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।